नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। इससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया था वो पार्ट 1 था, भारत में राजनीतिक दल। चैप्टर का नाम है BPSC 104। चैप्टर 2 हम पढ़ रहे हैं और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 के वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाके पार्ट 1 के वीडियो को देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था राष्ट्रीय दल के बारे में, दलों के बारे में, कांग्रेस के बारे में, भाजपा के बारे में हमने पढ़ा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में हमने पढ़ा, बहुजन समाजवादी पार्टी के बारे में हमने पढ़ा। पार्ट 2 में हम अभी पढ़ेंगे राज्य दल या क्षेत्रीय दल। देखिए, पार्ट 1 में अगर आपने पढ़ा है, पार्ट 1 के वीडियो को अगर आपने देखा है तो आप ये जानते हैं कि राष्ट्रीय दल है क्या और राज्य दल या फिर क्षेत्रीय दल है क्या। राष्ट्रीय दल के बारे में मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं इस वीडियो में, क्योंकि पार्ट 1 में जो है मैंने डिटेल्स में बता दिया है। तो अगर आपने राष्ट्रीय दल को नहीं पढ़ा, राष्ट्रीय दल के बारे में आप नहीं जानते हैं तो पार्ट 1 में देख लीजिए। वीडियो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा फास्ट बनाने की, तो उसको अच्छे से समझना, क्योंकि टाइम बहुत कम है, हमें बहुत अधिक पढ़ना है। आज ही इसका एग्ज़ाम है। वीडियो को एक बार देख के आप चले जाना, लिख के आ जाओगे भाई, लिख के आ जाओगे, मेरा गारंटी है। देखिए, राज्य दल या क्षेत्रीय दल होता क्या है। एक होता है राष्ट्रीय दल, जिसका कार्य क्षेत्र, जिसका चुनावी क्षेत्र पूरा देश होता है। वो देश में जितने स्टेट होते हैं सभी स्टेट में वो चुनाव लड़ते हैं। अगर देश में 28 राज्य है तो पूरे के पूरे 28 राज्य में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही चुनाव में भाग लेगी, चुनाव लड़ेगी। लेकिन अगर बात करें TMC की, अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाजवादी पार्टी की, अगर बात करें अरविंद केजरीवाल की पार्टी की, अगर बात करें TDP की, ठीक है, AIMIM की, अगर बात करें झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में, शिवसेना महाराष्ट्र में की, तो ये सभी जो पार्टियां हैं ना, ये पार्टियां सिर्फ और सिर्फ अपने अपने स्टेट में या फिर कुछ एक और दो अगल बगल के जो स्टेट हैं, अगर बंगाल में TMC है तो वो हो सकता है कि उड़ीसा में चुनाव लड़ ले, असम में चुनाव लड़ ले, क्योंकि बंगाल से असम और उड़ीसा बगल में है। लेकिन ये जो भाजपा और कांग्रेस है ना, ये बड़ी पार्टी है, ये मगरमच्छ है, ये पूरे देश में चुनाव लड़ेगी, क्योंकि ये सबसे बड़ी पार्टी है। ठीक है, इसका कार्य क्षेत्र, चुनावी क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो जो राज्य दल या क्षेत्रीय दल होता है वो अपने सीमित क्षेत्र के अंदर में चुनाव लड़ता है, अपने स्टेट से वो बाहर नहीं जाता। और ये जो राज्य दल है ना, इस राज्य दल को राज्य की जो निर्वाचन आयोग होता है वो उसे क्या करता है, मान्यता प्राप्त करवाता है। भाजपा और कांग्रेस पार्टी जो है, जो राष्ट्रीय पार्टी जितनी भी सारे हैं, ठीक है, उन्हें मान्यता कौन देता है, भारत का निर्वाचन आयोग। और जो राज्य की पार्टियां होती है, क्षेत्रीय दल होते हैं, उन्हें मान्यता प्राप्त कौन करवाता है, राज्य का निर्वाचन आयोग। यानी राज्य का भी अपना निर्वाचन आयोग है जो विधानसभा का चुनाव और पंचायती चुनाव करवाती है। तो राज्य दल ये होता है। राज्य दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, जिसे हमने पहले चैप्टर में पार्ट 1 में जो है हमने उसको आपको बताया है। आज इस वीडियो में अभी हम बात करेंगे जिन दलों के बारे में, वो दल देखिए क्या क्या है। सबसे पहला है समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी के बारे में आपको जानना क्या है, कुछ जानना ही नहीं है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की पार्टी है। समाजवादी जो पार्टी है ना, समाजवाद जो है यह राम मनोहर लोहिया का विचारधारा है। समाजवादी पार्टी राम मनोहर लोहिया की विचारधारा से ही शुरू की गई थी। समाजवादी पार्टी के सबसे धाकड़ गद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव, जिनकी मृत्यु जो है 1 साल पहले अभी हो गई। समाजवादी पार्टी का राज जो है काफ़ी दिनों तक रहा है उत्तर प्रदेश में। मुलायम सिंह यादव जो है वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके सुपुत्र अखिलेश यादव वर्तमान में पार्टी के अध्यक्ष हैं और वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो है उनको हराया है 2017 में, और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव हारी और उसके बाद ही उत्तर प्रदेश में योगी राज शुरू हुआ। अब बात करेंगे जनता दल यूनाइटेड, JDU। तो JDU जो है वो नीतीश कुमार की पार्टी है। उसके सर्वे सर्वा कौन है, नीतीश कुमार है। ये बिहार की पार्टी है। बिहार से बाहर ये चुनाव नहीं लड़ा करती। हाँ, कुछ एक जगह पे लड़ लेती है, वो अलग बात है, लेकिन ये एक राज्य दल है। ये बिहार से बाहर चुनाव लड़ने के बारे में नहीं सोचती। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनना है। आज तकरीबन 10-15 साल पहले नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार कहे जा रहे थे। क्यों? क्योंकि बिहार में जो उन्होंने पहले काम किया था, शिक्षा के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया था। लेकिन अपने दुर्भाग्य के कारण और अपने राजनीति के कारण ही जो है ना, वो बिखर गए और वो पीछे रह गए इस रेस में, और मोदी जी आगे निकल गए। मोदी जी जब गुजरात में CM थे तो नीतीश कुमार भी लगातार मोदी के साथ साथ, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर जो है उन्हें कंपटीशन देकर, ठीक है, उनके साथ आगे बढ़ रहे थे। बिहार में नीतीश कुमार और गुजरात में नरेंद्र मोदी।
तो देश की जो जनता है ना वो इन दोनों मुख्यमंत्री को जो है ना गॉड से देख रही थी कि इन दोनों में से ही कोई एक जो है भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। तो उसमें उस रेस में जो है ना नरेंद्र मोदी ने दोस्तों बाजी मार लिया और नीतीश कुमार पीछे रह गए। नीतीश कुमार लगातार 3-4 बार जो है बिहार का मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं। अपने टाइम पे वो अच्छा काम किए थे। अभी हालांकि राजनीति के फेर में जो है ना उनका थोड़ा सा करियर ग्राफ जो है वो डाउन हो चुका है, उनका जो वोटिंग परसेंटेज है काफ़ी कम हो चुका है। तो ये था जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के बारे में। अब बात करें आरजेडी के बारे में। देखिए आरजेडी के बारे में यहाँ दिया नहीं है, फिर भी आप जान लीजिए आरजेडी पार्टी के सर्वेसर्वा कौन है? लालू प्रसाद यादव, जो पहले रेल मंत्री रह चुके हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनकी जो वाइफ थी राबड़ी देवी, उनके पास एक रिकॉर्ड है। पता है क्या रिकॉर्ड है? देश की पहली ऐसी मुख्यमंत्री जो नॉन मैट्रिक है, जो अनपढ़ है, जिसके पास मैट्रिक की डिग्री नहीं है। मतलब पहली अनपढ़ मुख्यमंत्री अगर कहा जाए कि कौन है तो श्रीमती राबड़ी देवी लालू यादव की पत्नी है। अभी आरजेडी की बात करें तो लालू यादव का जो ग्राफ है काफ़ी डाउन हो चुका है मोदी के आने के बाद, और उनके जो सुपुत्र हैं तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव, ये जो है आरजेडी की कमान को संभाल रहे हैं। वर्तमान में बिहार की बात करें तो बिहार में गठबंधन की सरकार है, जहां पे जेडीयू और आरजेडी मिलकर जो है सरकार चला रही है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं और उप मुख्यमंत्री जो है वो तेजस्वी यादव जी हैं। ये रहा बीजेडी आपका यूनाइटेड जेडीयू और इसके बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे साउथ दक्षिण की राजनीति के बारे में। देखिए दक्षिण की राजनीति की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश ही एक ऐसा स्टेट है जहां पर बीजेपी जीत पाती है। इस बार भी आंध्र प्रदेश मतलब कि जो है वो हार गई। कर्नाटक का चुनाव भी दोस्तों हार गई बीजेपी। तो साउथ में 2-3 पार्टी है जिसका प्रभुत्व इतना अधिक है कि आप सोच भी नहीं सकते। पहला है डीएमके, दूसरा है एआईडीएमके और तीसरी है टीडीपी। तो इसको अभी ध्यान से आपको जानना होगा। देखिए 3 राजनीतिक दल डीएमके, एआईडीएमके और टीडीपी, ये सभी जो पार्टियां हैं ना ये तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, इन सभी रीजन में चुनाव लड़ती है। उत्तर भारत में ये पार्टियां चुनाव नहीं लड़ती क्योंकि इन्हें कोई वोट उत्तर भारत में देगा नहीं। डीएमके, एआईडीएमके और टीडीपी भारत के दक्षिण भारतीय राज्यों क्षेत्रीय दलों के उदाहरण में आते हैं। डीएमके की बात करें तो इसका पूरा जो फुल फॉर्म है, पूरा नाम है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन में से विकसित हुआ, जिसका उद्देश्य द्रविड़ों अथवा गैर ब्राह्मण को आत्मसम्मान दिलाना था। देखिए साउथ में क्या है ना कि साउथ में जाओगे तो आपको बहुत मंदिर मिलेंगे, बहुत ब्राह्मण आपको वहाँ पे मिलेंगे। डीएमके पार्टी का जो स्थापना किया गया था ना वो गैर ब्राह्मण जो थे, क्योंकि देखिए ब्राह्मणों का पहले प्रभुत्व इतना था कि गैर ब्राह्मण जो थे ना उनको सम्मान नहीं मिलता था। जो दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। ये इतिहास में दर्ज है। तो इसी के विरोध में और दलितों को, शोषितों को, अछूतों को और गैर ब्राह्मणों को उनका अधिकार दिलाने के लिए क्या किया गया, एक पार्टी की स्थापना की गई जिसका नाम था द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ये असल में द्रविड़ों की पार्टी थी। किसकी पार्टी थी? द्रविड़ों की पार्टी थी। जैसे झारखंड का एग्जाम्पल ले तो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा को आदिवासी पार्टी का दर्जा दिया गया है। लोग कहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी पार्टी है, तो क्योंकि वो आदिवासियों के हित के लिए काम करती है, वो आदिवासियों के नाम पे चुनाव लड़ती है। तो उसी प्रकार द्रविड़ मुनेत्र कड़गम तमिलनाडु की पार्टी है। जो द्रविड़ जो लोग वहाँ पे है ना, द्रविड़ जाति के जो लोग हैं, जो गैर ब्राह्मण हैं, जो ब्राह्मण नहीं है, उनके हित की बात करती है। उनके शोषण के विरुद्ध ही इस पार्टी का निर्माण किया गया था कि हम भी अपना जो है पार्टी बनाएंगे, हम लोग मुख्यमंत्री बनेंगे और हम लोग द्रविड़ों के लिए काम करेंगे। अब देखिए बाद में 1972 में डीएमके का क्या हो गया, विभाजन हो गया। जैसे कांग्रेस में हम लोग क्या पढ़े थे, कांग्रेस 2 भागों में टूट गई थी, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। तो उसी प्रकार डीएमके पार्टी भी जो है ना वो टूट गया 2 भागों में। ठीक है, लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एमजी रामचंद्रन ने डीएमके पार्टी से अलग होकर एक दूसरी पार्टी बनाई जिसका नाम था एआईडीएमके। यद्यपि तमिलनाडु में अनेक राजनीतिक दल हैं, लेकिन जो मेन दल है ना वो डीएमके और एआईडीएमके ही है। इन दोनों के बीच में दोस्तों टक्कर होता है। और तमिलनाडु की सरकार जो है ना, तमिलनाडु में जो सरकारें हैं ये इन 2 दलों की ही बनती आई है, एक डीएमके का और एक एआईडीएमके का। अब देखिए साल 1967 में जब कांग्रेस तमिलनाडु में हार गई तो डीएमके ने ही कांग्रेस को हराया और 1967 में डीएमके ने तमिलनाडु में अपनी पहली सरकार बनाई थी।
1977 के चुनावों में डीएमके की हार हुई और एआईडीएमके की जीत हुई। एआईडीएमके रामाचंद्रन की पार्टी थी जो एक फिल्म अभिनेता थे, और ये एआईडीएमके जो है डीएमके ही से टूट के बना था। साल 1967 में डीएमके कांग्रेस को हराती है और 10 साल बाद साल 1977 में एआईडीएमके हराती है किसको? डीएमके को। इस प्रकार 1970 के दशक से लेकर आज तक इन्हीं दो पार्टी ने राज्य की राजनीति में जो है ना प्रभुत्व कायम किया। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में जो पार्टी है ना वो है तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी। इसका गठन जो है आपका 1982 में हुआ था। तेलुगु अभिनेता जिनका नाम है एन.टी. रामाराव, तो एन.टी. रामाराव में, जिसे एनटीआर भी कहते हैं, एनटीआर अभी जो जूनियर एनटीआर है वो नहीं, ठीक है, उनके पहले जो थे एनटीआर रामाराव, तो इसका गठन 1982 में हुआ था। फिल्म अभिनेता एनटीआर याद रखिएगा, साउथ के जो हीरो हैं एनटीआर के शायद पिताजी थे या पिताजी या इस पार्टी का प्रमुख लक्ष्य था तेलुगु गौरव को पुनः प्राप्त करना, जो कि कांग्रेस के शासन में खो गया था। देखिए, जब कांग्रेस कहीं भी जब किसी का पार्टी की सरकार होती है ना, तो वो पार्टी जो है अपनी विचारधारा को फैलाना चाहती है। कांग्रेस की जब सरकार आपका इसमें तमिलनाडु में थी, आंध्र प्रदेश में थी, पूरे स्टेट में, पूरे देश में, तब कांग्रेस ने अपनी विचारधारा को, नेहरूवाद जो है उसको फैलाया, ठीक है। तो इसी का विरोध करने के लिए जो है ना टीडीपी जो है का गठन किया गया। टीडीपी का मेन उद्देश्य था कि तेलुगु का जो गौरव है ना, जो खो चुका है, उसको पुनः प्राप्त करना। टीडीपी किस चीज़ के लिए चुनाव लड़ी? तेलुगु पार्टी, तेलुगु संस्कार को, तेलुगु कल्चर को फिर से लाना, गौरव को प्राप्त करना, भूमि सुधारों को लागू करना कि भूमि के भी जो सुधार होंगे, ठीक है, उसको लागू करना, शहरी आय पर रोक, सस्ते दामों पर चावल मुहैया करवाना तथा अन्य लुभावने मुद्दे भी जो है उन्होंने उठाए। एन.टी. रामाराव की मृत्यु के पश्चात, जो एन.टी. रामाराव उनका जब देहांत हो गया, तो उनका दामाद चंद्रबाबू नायडू, ठीक है, टीडीपी का मुखिया बन गया। चंद्रबाबू नायडू अभी हैं, तो वो क्या बन गए? वो मुखिया बन गए, वो उस पार्टी के हेड बन गए। 1995 में चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। टीडीपी का समर्थन किसानों एवं कामास समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता था। अब देखिए, अब यहाँ पर टीडीपी को भी जो है ना आंध्र प्रदेश में एक चुनौती मिलता है वाईएसआर कांग्रेस के द्वारा। टीडीपी को प्रमुख चुनौती अन्य क्षेत्रीय पार्टी वाईएसआर, ठीक है। तो वाईएसआर एक नई पार्टी थी और इसने धमाकेदार जीत की, और इनके जो सीएम हैं अभी, ठीक है, वो है जगन मोहन रेड्डी। बहुत ही यंग है और बहुत ही अच्छे सीएम हैं, बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री हैं। मैं तो भाई उनका फ़ैन हूँ, उनके वीडियोज़ यूट्यूब में काफ़ी फेमस है, आप देख सकते हैं। 2019 की विधानसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश में क्या हुआ? यह पार्टी हार गई। कौन? टीडीपी हार गई। टीडीपी को किसने हराया? वाईएसआर कांग्रेस, जिसके नेता कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और जगन मोहन रेड्डी जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। किसको हराकर? किसको हराकर बने? चंद्रबाबू नायडू को हराकर बने। दोस्तों, बात करेंगे हम लोग आम आदमी पार्टी के बारे में। देखिए, आम आदमी पार्टी के बारे में आपको कुछ भी बताने का ज़रूरत नहीं है। आप सभी अरविंद केजरीवाल को जानते हैं, बहुत ही फेमस नेता हैं। हमेशा भाजपा और मोदी जी का विरोध करते रहते हैं, कांग्रेस का विरोध करते रहते हैं, खुद को ईमानदार बतलाते हैं, खुद को बताते हैं कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए। हालांकि मैं दिल्ली कभी गया नहीं और मैंने देखा भी नहीं कि दिल्ली के स्कूल कैसे बने हैं। मैं जाऊँगा तो मैं देखूँगा, अच्छा काम करेंगे तो तारीफ़ करूँगा, बुरा काम करेंगे तो भी आलोचना करूँगा। खैर, उससे हमें क्या मतलब, हमें तो अपना काम करना है, सरकार किसी की भी रहे। तो देखिए, आम आदमी पार्टी जो है ना एक आंदोलन से शुरू हुई थी। ध्यान से सुनना, आम आदमी पार्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आम आदमी पार्टी जो है अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ था काला धन के इसमें लोकपाल बिल के बारे में, काला धन को लेकर, उस आंदोलन में कौन कौन शामिल थे? उस आंदोलन में मुख्य रूप से बाबा रामदेव, अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल शामिल थे। अरविंद केजरीवाल एक अधिकारी हैं, IRS अधिकारी हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स ऑफिसर थे। अपनी नौकरी छोड़कर उन्होंने इस आंदोलन में शिरकत की, इस आंदोलन को ज्वाइन किया। अन्ना हजारे के पीछे पीछे वो चलते रहे। अन्ना हजारे का कहना है कि मैंने अरविंद को मना किया था पॉलिटिक्स में आने के लिए, क्योंकि जो जगह गंदी है तुम वहाँ घुसना क्यों चाह रहे हो। अन्ना हजारे की बात को दरकिनार करके अरविंद केजरीवाल एक पार्टी का निर्माण करते हैं। उस पार्टी का नाम होता है आम आदमी पार्टी। और ये जो आंदोलन है वो आंदोलन 2011 में शुरू किया गया था कांग्रेस के
विरोध में, कांग्रेस के अगेंस्ट कि लोकपाल बिल पास करो, काला धन वापस लाओ। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल खुद को इतना ईमानदार बतलाते हैं और ख़ुद को ये कहते हैं कि मैं और मेरी पार्टी, मेरे स्टेट में कोई भी कर्मचारी भ्रष्टाचार नहीं करता। अन्ना हजारे का आंदोलन का शुरुआत जो हुआ था ना, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही हुआ था। लेकिन आज का सिनेरियो क्या है, आज की परिस्थिति अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की क्या है, ये आप सभी जानते हैं। इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का निर्माण करती है, पूरे देश में प्रचार करती है। उनका मेन फोकस, मेन केंद्र रहता है दिल्ली। और 2015 में दिल्ली में जब आम चुनाव हुए तो शीला दीक्षित जो कांग्रेस की मुख्यमंत्री थी, उनको हराकर, कांग्रेस को हराकर दिल्ली में पहली बार आम आदमी पार्टी ने साल 2015 में अपनी सरकार बना ली और बेहतरीन तरीके से जीती। दिल्ली की विधानसभा सीट में 70 सीटों की संख्या है, 70 में 67 सीट जो है ना, ठीक है, वो कौन लाई? आम आदमी पार्टी, और शीला दीक्षित को हरा दी। अब बात करें 2020 की विधानसभा चुनाव की, तो 2020 की विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी की धमाकेदार जीत हुई। 70 सीटों में से जो है इस बार सीटों में कमी आई, क्योंकि इस बार भाजपा की एंट्री हो चुकी थी, और 70 में से 62 सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी की जीत हुई। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े जो नेता हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं। उसके बाद जो है वो है मनीष सिसोदिया, जो कि अभी जेल में है। राघव चड्ढा, जिनकी अभी हाल फिलहाल में शादी हो गई है, जो एक्ट्रेस है प्रियंका चोपड़ा की बहन परिणीति चोपड़ा के साथ। और संजय सिंह भी एक अच्छे नेता हैं, काफ़ी अच्छा बोलते भी हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो दिल्ली के अलावा इनकी जो सरकार है वो पंजाब में है। पंजाब में भी इन्होंने कांग्रेस को ही हराया, कांग्रेस को ही टक्कर दी, यानी दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी जो है ना कांग्रेस को हराकर अस्तित्व में आई। अब बात करेंगे शिरोमणि अकाली दल। देखिए, शिरोमणि अकाली दल पंजाब की पार्टी है, पंजाब में इनका काफ़ी दबदबा है। शिरोमणि अकाली दल सिख आंदोलन की उपज है, जो 1950 में गुरुद्वारों में महंतों के खिलाफ उनके भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन चलाया गया था। और उसी आंदोलन से एक दल बाहर निकलकर सामने आई, जिसका नाम था शिरोमणि अकाली दल। शिरोमणि अकाली दल भाजपा के साथ मिलकर पंजाब में सरकार बना चुकी है। अब बात करेंगे शिवसेना की। शिवसेना के बारे में आप सभी जानते होंगे, शिवसेना हमेशा हिंदुत्व की बात करती है। शिवसेना की शुरुआत बाला साहब ठाकरे ने की थी। बाला साहब ठाकरे शिवसेना के जो है ना सर्वोसर्वा थे। आज भी बाला साहब ठाकरे का नाम महाराष्ट्र में काफ़ी मतलब कि सम्मान के साथ लिया जाता है। बाला साहब ठाकरे ने कभी मुख्यमंत्री या कभी चुनाव लड़ने का वादा नहीं किया, ना ही कभी चुनावी मैदान में उतरे। उनका काम था और उनका कहना था, आई एम द बॉस, मैं ही बॉस हूँ, मैं क्यों सीएम बनूँ, मेरे पास रिमोट कंट्रोल रहेगा और मैं ही सीएम को कंट्रोल करूँगा। 1 मिनट में और 1 घंटे में पूरा मुंबई बंद करवाने का जो रिकॉर्ड है वो बाला साहब ठाकरे के पास है। एक फ़ोन से पूरा का पूरा महाराष्ट्र बंद हो जाया करता था। कभी बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े डॉन उनके दरबार में हाजिरी लगाया करते थे। ऐसे थे बाला साहब ठाकरे। बाबरी मस्जिद जब ढहाया गया बाबरी मस्जिद को, तब किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन, किसी भी व्यक्ति ने बाबरी मस्जिद ढहाने का जो जिम्मेदारी अपने सर पे नहीं लिया। तब शिवसेना सामने आई और शिवसेना ने कहा, बाला साहब ठाकरे ने कहा, हाँ हमने तोड़ा है बाबरी मस्जिद को। खैर ये इतिहास है, तो इतिहास में है, शिवसेना में है, तो आपको मैंने बता दिया। इसमें कोई भी जो है कमेंट या फिर बुरा नहीं मानिएगा। बाला साहब ठाकरे की मृत्यु के पश्चात जो है ना, बाला साहब ठाकरे का जो बेटा है उद्धव ठाकरे, जो हाल फिलहाल कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के सीएम भी रहे थे, उनके कमान में आ जाती है। और ये जो उद्धव ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे बनते हैं राज्य का मुख्यमंत्री, सीएम बनते हैं। और उन्हें, उनका जो बेटा है, उद्धव ठाकरे का जो बेटा है, उन्हें भी जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। शिवसेना का जो स्थापना है ना, वो सन 1966 में हुआ था और बाला साहब ठाकरे के द्वारा की गई थी। शिवसेना का प्रमुख उद्देश्य था मराठी लोगों की अस्मिता की रक्षा करना, माने उनके सम्मान की रक्षा करना, या फिर मराठी मानुष की रक्षा करना, जिसमें मराठी भाषा, संस्कृति, आर्थिक मुद्दे तथा महाराष्ट्र राज्य के हित को रक्षा करना है। देखिए, कोई भी राज्य पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी होती है ना, वो अपने राज्य तक सीमित रहती तो है, और वो अपने राज्य की संस्कृति को, जिस तरह झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, बंगाल में टीएमसी क्या करती है, अपने राज्य की संप्रभुता, अपने राज्य की अखंडता, भाषा, संस्कृति को बचाने का दावा करती है। जब क्षेत्रीय पार्टी चुनाव लड़ती है तो क्या दावा करती है कि बीजेपी और कांग्रेस जो बाहरी पार्टी है,
बीजेपी बाहर की पार्टी है, हम लोग यहीं के हैं, हम लोग यहीं के जाति के हैं। हेमंत सोरेन क्या कहते हैं, मैं आदिवासी हूँ, मैं आदिवासी के हित की बात करूँगा। ममता बनर्जी क्या कहती है, मैं बंगाली हूँ, मैं बंगालियों के हित की बात करूँगा। तो यही सब जो है ना, भाषा संस्कृति बचाने के नाम पर क्षेत्रीय पार्टी हमेशा चुनाव लड़ती आई है। देखिए, एक टाइम क्या हुआ था, महाराष्ट्र के मुंबई, क्या है ना, मुंबई एक ऐसा जगह है जहाँ पे सभी लोग काम करने के लिए जाते हैं। तो मुंबई में क्या हुआ था, लोकल लोगों का वर्चस्व खत्म हो गया था और बाहरी लोगों का वर्चस्व अधिक बढ़ गया था। इसे ही रोकने के लिए शिवसेना आगे आई और शिवसेना पार्टी का निर्माण हुआ। शिवसेना सदैव मराठियों की बात करते हैं, सदैव हमेशा शिवसेना का कई भाषण आप सुनेंगे, ठीक है, तो मराठी में बोलते हैं वो लोग और मराठी लोगों के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि मराठी ही जो है हमारे लिए सब कुछ है, मराठी मानुष के लिए हम जान भी दे देंगे। तो ये था शिवसेना का इतिहास। साल 2019 में महाराष्ट्र में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन मनमुटाव हो गया। उद्धव ठाकरे बोल रहे थे मैं सीएम बनूंगा और बीजेपी का देवेंद्र फडणवीस का कहना था कि मैं सीएम बनूंगा। बात बनी नहीं तो उसने क्या किया, शिवसेना ने क्या किया, कांग्रेस के साथ मिल गए। एनसीपी जो है शरद पवार की पार्टी, शिवसेना और कांग्रेस, इन तीनों के गठबंधन के फलस्वरूप जो है ना, वहां पर एक गठबंधन की सरकार आई और उद्धव ठाकरे को सीएम बना दिया गया। लेकिन आज से एक साल पहले क्या हुआ, शिवसेना दो भागों में बंट गई। एक भाग तो था उद्धव के साथ और दूसरा जो भाग था वो शिंदे जी के साथ था। तो आज महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार है, शिवसेना में दो फाड़ हो चुकी है। शिंदे जी जो हैं वो भाजपा के साथ मिलकर जो है अपना वहाँ पर सरकार चला रहे हैं। शिंदे जी जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं। तो ये था शिवसेना का बात। अब आगे हम पढ़ेंगे पंजीकृत एवं गैर मान्यता प्राप्त दल होता क्या है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि पंजीकृत या गैर मान्यता प्राप्त दल वे दल होते हैं जो ना तो राष्ट्रीय दल होते हैं और ना ही राज्य के दल होते हैं। ना तो इन्हें राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त है और ना ही इन्हें राज्य दल का मान्यता प्राप्त है। मतलब इतनी छोटी पार्टी जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जो है ना मिनिमम सीट्स लाती है, एक दो सीट जो है आ गया तो आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव लड़ी और एक भी सीट उन्हें नहीं मिला, तो वो पार्टियां पंजीकृत और गैर मान्यता प्राप्त दल कहलाता है। यानी पंजीकरण तो उनके पास है, रजिस्ट्रेशन तो उनका हुआ है, उनकी पार्टी का हुआ है, लेकिन उनकी पार्टी की जो क्राइटेरिया, उनकी पार्टी इतनी बड़ी नहीं है कि वो मान्यता प्राप्त कर सके राज्य दल का या फिर राष्ट्रीय दल का। क्योंकि राष्ट्रीय दल और राज्य दल बनने के लिए, मान्यता प्राप्त होने के लिए कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ जो कंडीशन है आपको माननी पड़ती है, कुछ कुछ क्राइटेरिया है जिसका फुलफिल आपको करना पड़ता है। कुछ वोट परसेंटेज है, कुछ सीटें हैं जो आपको लानी पड़ती है। तो उतनी सीटें आप नहीं ला पाएंगे, उतने वोटिंग परसेंटेज आपका नहीं होगा, तो आपको जो निर्वाचन आयोग है वो मान्यता प्राप्त नहीं देगा। तो ऐसे दल जो ना तो राष्ट्रीय दल हैं और जो ना तो राजकीय दल हैं, उन्हें कहा जाता है पंजीकृत या गैर मान्यता प्राप्त दल। और इसी के साथ आपका जो एक चैप्टर है होता है क्लोज। वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो में कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उस पर जाकर टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। असाइनमेंट के रिगार्डिंग और जितने भी इग्नू रिलेटेड अपडेट आएंगे मैं टेलीग्राम पर ही पोस्ट करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इग्नू IQ। नमस्कार दोस्तों।